रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वीलॉग के आगाज में मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ। ये ऑडियो आप सुनेंगे, आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब ने किस तरह के लोगों को मुसल्लत किया। जब लोग अवाम के वोटों के बगैर आ जाते हैं तो फिर वो अवाम को क्या समझते हैं। ये जरा चंद अल्फाज हैं, ये सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि चल क्या रहा है। और स्पीकर साहब यहाँ बात की, जहाज क्यों खरीदा? खरीदा है भाई। आप अंदाजा करें, ये मरियम औरंगजेब के अल्फाज हैं। एक दफा और आप सुने कि स्पीकर साहब यहाँ पे बात की गई कि जहाज क्यों खरीदा। खरीदा है भाई, यानी जिस तरीके से, जिस रऊनत के साथ और जिस तकब्बुर के साथ ये कहा गया कि खरीदा है भाई, यानी ये इसी तरह है जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी लोग कहते थे, लेकिन यहां तो जिस्म भी अपना नहीं है। कौम का पैसा है, लोगों का पैसा है, लोगों की अमानत है। किसी के बाप का माल थोड़ी है कि खरीदा है भाई। होते कौन खरीदने वाले? नंबर एक तो बात यह है कि जाली हुकूमत बनाकर दी गई आपको। 1 रुपया भी खर्च करने का आपका इख्तियार नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जाली हुकूमत के अंदर बैठकर बड़े तुम तराक से, बड़े तकब्बुर के साथ अकड़ कर वहां पे ऐवान में खड़े होकर ये कह रहे खरीदा है भाई, जो होता है कर लो। ये वाला अंदाज है बात करने का। जब आप तस्मों के साथ लटके हुए हो ना, तो मुझे ये तो पता है कि बादूशाल हो जाते हैं, दांत आपके दर्द होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दांतों के साथ लटके हुए हैं। इन्होंने फौजी बूटों के जो तस्मे हैं वो दांतों के साथ पकड़े हुए हैं, मरियम नवाज ने और उनकी सहेलियों ने। लेकिन अब मामला यह है कि दांतों में तस्मे हैं, दिमाग भी इनका शल हो गया, दिमाग काम करना बंद कर गया। ये वो तकब्बुर है जो मरियम नवाज से निकलकर सिरायत कर जाता है उसके आसपास मौजूद बाकी टिकटॉकर्स में। आप अल्फाज देखें ना, उसके अंदर आप तकब्बुर देखें और उसके अंदर आप ये देखें कि जो होता है कर दो, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ दो। ये वो वाला अंदाज है कि हाँ भाई लिया है जहाज, तो फिर क्या हो गया? अपने बाप के पैसों से लिया है और पाकिस्तानियों के पैसे हैं, पाकिस्तानी कौम की अमानत है जिससे जहाज खरीदा है। 11 अरब रुपए का अय्याशी वाला जहाज ले लिया। अब लोग सवाल भी ना करें। दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में बड़े बड़े हुक्मरान जो है उनके पास इस किस्म का अय्याशी वाला जहाज नहीं है। जैसा अय्याशी वाला जहाज पाकिस्तान में एक गरीब और मकरूज सूबे की हुक्मरान ने अपने लिए ले लिया और एक के बाद एक भोंडा कानून बनाकर अवाम को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये तो बादशाहत है। ये जो नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी अमीरुल मोमिनीन बनने की, ये वही वाली ख्वाहिश दिखाई दे रही है। ये इस जुमले को आप सुने, इसके बाद मैं आपको एक खबर और बताता हूं। जरा एक दफा और आप ये जुमला सुने, फिर एक खबर मैं आपको बताता हूं, उसको इसके साथ मिलाकर आप सुने। और स्पीकर साहब यहाँ बात की, जहाज क्यों खरीदा? खरीदा है भाई। ये जरा एक मरतबा फिर आप सुने। और स्पीकर साहब यहाँ बात की, जहाज क्यों खरीदा? खरीदा है भाई। हाँ खरीदा है, जो उखाड़ना उखाड़ लो, जो करना कर लो। ये वो वाला अंदाज है। अब आप जरा ये देखें कि ये दूसरी खबर तो कितनी तकलीफ दे खबर है। लाहौर में एक बाप है, वो गुर्बत से बहुत तंग था। उसका बेटा फौत हो गया, जवान बेटा है। तो बाप के कंधों पे इससे बड़ा कोई बोझ नहीं होता कि उसका जवान बेटा चला जाए। यानी बेटे बाप को दफनाते हैं, बाप बेटों को नहीं दफनाते। यही रवायत है दुनिया की। लोग बूढ़े होते हैं फिर चले जाते हैं दुनिया से, लेकिन कभी कभी बाप के कंधों पे बेटे का बोझ भी आ जाता है। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के काम है ना, वही सब्र देने वाला है। तो एक बूढ़ा गरीब बाप था, उसके पास अपने बेटे को दफनाने के लिए ना कब्र के लिए पैसे थे, ना कफन के लिए पैसे थे। वो बगैर कफन के अपने बेटे की लाश लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया कि दफना दो। फिर लोगों ने पुलिस को इतला दी, पुलिस आई, लोगों ने पैसे इकट्ठे किए। ये हालात हैं लाहौर में। ये लाहौर की सूरत हाल बता रहा हूं, जहां पे पनाहगाहें बनाई गई थी कि अगर गरीब लोग हैं उनके पास सोने की कोई जगह नहीं तो वो वहां पे आगे सो जाएं। जहां हेल्थ कार्ड दिए गए थे कि अगर आप बीमार हैं तो आप 10 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाके जहां से दिल करे आप करवा लें, सरकार वो पैसा देगी। कुछ अच्छे काम किए इमरान खान साहब की हुकूमत ने, कुछ काम अच्छे नहीं किए इमरान खान साहब की हुकूमत ने। आपके पास तनकीद की गुंजाइश रहती है, तनकीद हम करते भी रहे। लेकिन उसी शहर में ये हालात आपके सामने कि बाप के पास कफन के लिए पैसे नहीं है, वो अपने बच्चे की लाश लेके वहां पे पहुंच गया। पुलिस वालों ने चंदा इकट्ठा करके फिर उसके बेटे को कफन दे के उसको वहां दफनाया।
اور اسی جگہ پہ مریم نواز کی سہیلی کھڑی ہو کر کیا کہہ رہی ہے؟ خریدا ہے بھائی، جو ہوتا ہے کر لو، لیں گے 11 ارب روپے کا ہم جہاز، جو ہوتا ہے کرو۔ اب پی ٹی آئی نے اس کے اوپر رولا ڈالا تھا کہ جناب آپ نے پچھلے بجٹ کے اندر پیسہ رکھ دیا تھا اور بڑا آپ نے آواز اٹھائی تھی اور بہت کہا تھا کہ جناب ہم ایئر ایمبولینس کی سروس شروع کرنے جا رہے ہیں، تو بجائے وہ پیسہ آپ وہاں پہ خرچتے وہ پیسہ آپ نے جہاز خرید لیا، اور اب آپ پائلٹوں کے لیے علیحدہ علیحدہ رہائش گاہیں مہنگی مہنگی، ان کی اتنی بڑی بڑی سیلریز اور اتنی سہولیات، اور غیر ملکی پائلٹ چاہیے انہیں تاکہ ان کی جاسوسی نہ ہو سکے۔ پاکستانی پائلٹوں سے بھی نفرت ہے، پاکستانی بندہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ بتائے گا کہ یہ کیا بات کرتے ہیں۔ لہذا غیر ملکی پائلٹس، خود عیاشی والے جہاز اور غریب آدمی کے لیے کفن بھی نہیں ہے، اور کس تکبر کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور اسی ملک کے اندر جو اراکین اسمبلی ہیں، ممبران پارلیمنٹ، انہیں 75 ارب روپے جاری کیے گئے کہ 75 ارب روپے وہ خرچ کریں گے، لیکن کیسے خرچ ہوئے یہ پیسے اور کہاں خرچ ہوئے یہ پیسے اور کس مد میں خرچ ہوئے یہ پیسے، کابینہ ڈویژن کے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں انکشاف ہوا۔ یہ سیاسی رشوت ہوتی ہے۔ میں پہلے دن سے ایک بات کہتا ہوں کہ ایم این ایز ایم پی ایس کو ڈائریکٹلی کوئی فنڈ نہیں دیے جانے چاہیے، یہ فنڈز اداروں کے ذریعے سے براہ راست پروجیکٹس کے اوپر لگنے چاہیے۔ ایم پی ایز ایم این ایز کو صرف آپ استعمال کر سکتے ہیں افتتاح کے موقع کے اوپر، یا آپ ان سے سفارشات پوچھ سکتے ہیں، وہ لوگوں سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، بس اتنا ہی ہونا چاہیے۔ جب آپ ان کے لیے فنڈ مختص کر دیتے ہیں تو پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کے اندر زیادہ کمیشن ہے، کون سا کام پہلے کرنا ہے، کون سا بعد میں کرنا ہے، پھر فنڈز کہاں گئے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب یہ 75 ارب روپے کے فنڈ ہیں پاکستانیوں کے، کہاں خرچ ہوئے، کیسے خرچ ہوئے، ریاض الحق صاحب نے اس پہ خبر بھی دی ہوئی ہے۔ آڈیٹر جنرل کی ایک رپورٹ ہے، وہ ہر اخبار میں، ہر ٹی وی پہ آپ کو چھپی ہوئی مل بھی جائے گی۔ آڈیٹر جنرل رپورٹ نے ممبران پارلیمنٹ کے لیے ثوابدیدی فنڈز میں بے قاعدگیوں پر سوالات اٹھا دیے۔ یہ پیسے کس مد میں خرچ ہوئے، کابینہ ڈویژن کے پاس کسی قسم کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ یہ سرکاری رپورٹ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، سرکاری رپورٹ کہہ رہی ہے۔ اب پنجاب کے اندر ناظرین، انہوں نے جو ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا گنڈا راج ایکٹ، یا آپ ماشاء اللہ بل اس کو کہیں، وہ لانے کی کوشش کی تھی۔ اب اس کو واپس لیتے ہوئے انہوں نے بہانہ بنایا کیونکہ اسپیکر نے اس کا نوٹس لے لیا تھا، اس لیے ہم نے واپس لے لیا۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں اسپیکر ملک احمد خان کو بھی ہیرو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں انہیں بھی جانتا ہوں کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، کتنے پانی میں ہیں، ان کا بھائی کیا کرتا رہا ہے، کس قسم کے معاملات کے اندر یہ لوگ ملوث رہے ہیں، ساری دنیا ہی جانتی ہے، سب کو پتا ہے ان کا بھی۔ تو یہ جو اسپیکر صاحب ہیں، ان کا نام لے کر انہوں نے بل تو واپس لے لیا، لیکن اگر اسپیکر صاحب کی اتنی غیرت جاگتی ہے غلط بل کے اوپر، تو پھر وہ بتائیں نا کہ یہ جو بل پہلے آیا تھا پنجاب ڈیفامیشن لا 2024، جس میں آپ نے انتہائی بدترین صورتحال پیدا کر دی لوگوں کے لیے کہ وہ آزادی اظہار رائے کا استعمال ہی نہیں کر سکتے، ذرا سا بھی نہیں کر سکتے، تو وہ بھی تو ان کے سامنے ہی ہوا تھا نا۔ اور اس کے اندر ایک اور جو ہے وہ پنجاب اویئرنیس اینڈ ڈسیمینیشن آف انفارمیشن ایکٹ، یہ بھی ایک آیا تھا تاکہ جو حکومت اپنی وہ تشہیری مہم چلاتی ہے، پیسہ ویسا خرچ کرتی ہے بہت زیادہ۔ مریم نواز کا آپ نے دیکھا ہے نا، ہر طرف فوٹو چپکا ہوا ہے۔ مریم نواز کے ابا کا بھی چپکا ہوا ہوتا تھا پہلے، اب ذرا ابا کا نہیں ہے، مریم نواز کا زیادہ چپک رہا ہے، ہر طرف فوٹو آپ کو نظر آ جاتا ہے، جہاں خالی جگہ ملتی ہے اپنا منہ وہاں چپکا دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ جناب نوٹ کے اوپر بھی میاں صاحب کا منہ لگا دو، تو انہیں نا ہر جگہ اپنا منہ دیکھنے کی عادت ہے، انہیں شوق ہے، ان کو شیشہ دکھانا چاہیے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہماری اچھی اچھی تصویریں کھینچ کے پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ لگا دو۔ تو وہ جو تشہیری مہم کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کا کوئی حساب نہ مانگے، تو یہ بھی قانون آ گیا تھا۔ پھر ایک پنجاب ہائی سیکورٹی زونز ایکٹ لایا گیا تھا تاکہ لوگ احتجاج نہ کر سکیں، جو لوگ پسے ہوئے طبقات ہیں، جو پریشان ہیں، وہ احتجاج نہ کر سکیں، وہ آئینی حق اپنا احتجاج کا استعمال نہ کر سکیں۔ میں ایک ٹاؤٹ کو سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا جی دیکھیں تو انگلینڈ میں بھی احتجاج نہیں ہوتا، ایسے سڑکیں بند نہیں ہوتی ہیں۔ بھائی خدا کا نام ہے، انگلینڈ میں لوگوں کو پرامن پروٹیسٹ کی اجازت دی جاتی ہے۔ آپ ایک ایپلیکیشن دیں، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ جگہ آپ کے لیے مختص ہے، جتنے لوگ آپ نے لانے۔ اگر آپ انگلینڈ میں 10 لاکھ لوگوں کا اجتماع کرنا چاہتے ہیں، آپ وہاں پہ گورنمنٹ کو بتائیں آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے، کسی بھی طبقے سے ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی فرقے سے ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں، ان کی سرٹن کنڈیشن ہے، آپ جائیں، آپ وہاں جا کے اپنا آزادی کے ساتھ پروگرام کریں۔ کیا آج اپوزیشن کو مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کی اجازت ہے؟
भाई ये तो बकवास है ना कि भाई इंग्लैंड में इजाजत क्यों नहीं है, भाई पूरी दुनिया में इजाजत है। यहां इतने बड़े बड़े इज्तिमा तो हमने किए, बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कभी हॉल्स के अंदर कर लेते हैं, कभी बाहर कर लेते हैं। पाकिस्तान में तो कहीं पे कुछ किया ही नहीं जा सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अपोजिशन को सर भी उठाने दें। यहां पे तो लोगों ने बाकायदा अप्रूवल लेने के बाद फलस्तीनियों के हक में और इसराइल के खिलाफ एहतजाज किए इन मुल्कों में, सारे यूरोप के अंदर हुए, अमेरिका में बहुत बड़े बड़े इज्तिमा हुए। क्या पाकिस्तान में ये हो सकता है? पाकिस्तान में तो गोलियां मार देते हैं। जो निकलता है एहतजाज करने, इवन इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने लोग निकले तो उन्हें पाकिस्तान में गोलियां मार दी गई, और कौम को ये देते हैं चूरन झूठ का, फ्रॉड का, कि जनाब पूरी दुनिया में नहीं होता। पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान में इजाजत नहीं मिलती। नाज़रीन, मारक बलोच साहिबा को जो सजा दी गई है, देखिए ये खुमियादा तो भुगतना पड़ेगा। एक दिन रियासत को माफी मांगनी पड़ेगी, और ये मांगनी ही पड़ेगी, जो मर्जी आप कर लें। आपको बलोच नौजवानों से भी माफी मांगनी पड़ेगी, पंजाब के नौजवानों से भी माफी मांगनी पड़ेगी, खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों और कबायलियों से तो खास तौर पे आपको माफी मांगनी पड़ेगी, और अब कश्मीरी भी आपको माफी मांगने पर मजबूर इसलिए करेंगे कि आपने उनके साथ बड़ी ज्यादती कर दी है। फर्ज करें मुतालबात मान भी लेते हैं, कुछ चीजें थोड़ी सी सेटल भी हो जाती हैं, तो जो कश्मीरी नौजवानों के और बच्चों के दिलों में आपने नफरत पैदा कर दी है, वो नफरत आप कैसे निकालेंगे? वो जो वहां घरों में लाशें चली गई हैं, वो लोग वापस कैसे जिंदा होंगे? जो आपने उनको अगर शरपसंदी का या गद्दारी का या दहशतगर्दी का टैग लगा दिया, वो टैग कैसे खत्म होगा? ये नफरत फैलाना बहुत आसान होता है, चीजों को समेटना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग ये सारा कुछ करते तो चले जा रहे हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अंधाधुंध अपनी ताकत के जोम में करती चली जा रही, गलत काम करती चली जा रही, लेकिन जब इसको समेटना पड़ेगा तो आने वालों के लिए कितनी मुश्किल होगी, इनको इस बात का आइडिया भी नहीं है। इन्हें अंदाजा भी नहीं है कि आज इनका बोया हुआ एक एक बीज कल एक एक तनावर दरख्त बनेगा, तो कल उस फसल को कौन काटेगा, उनकी जड़ों को कौन उखाड़ेगा? उसमें बहुत ताकत लगेगी, इनको इस बात का आइडिया ही नहीं है। आने वालों के लिए मुश्किलात बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब मारक बलोच साहिबा की जो सजा है उसको चैलेंज किया जाएगा, और डॉक्टर मारक बलोच और सिबगतुल्लाह साहब की जो सजा है उसके खिलाफ एहतजाज भी किया जा रहा है, और इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया गया है। ये फैसला टिकना विकना कोई नहीं है, क्योंकि इसमें हकायक नहीं है ना। अब ये कोई दहशतगर्द थोड़ी है, ये लोग, इनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। आप दुनिया की किसी भी अदालत में ले जाएं, एक बुनियादों के ऊपर तो आप कभी सजा नहीं दे सकते। पहले आपने पकड़ के उनको अंदर कर दिया वो 3 MPO के तहत, फिर इतना अरसा उसके अंदर अंदर रखा, फिर आपको ख्याल आया जनाब ये वाला मुकदमा डाल देते हैं, मुकदमा डाल के उनको उसके अंदर उम्र कैद की सजा सुना दी। हद नहीं होगी वैसे? इसी तरह ईमान मजारी को भी सजा सुना दी। तो नाज़रीन, अभी लोग एहतजाज कर रहे हैं, और कई जगहों के ऊपर जो है वो बलूचिस्तान में जगह जगह पे एहतजाज भी हो रहा है, दहशतगर्दी के वाकयात भी हो रहे हैं। वो जो नौजवान शहीद हो गया बलूचिस्तान में दश्त के इलाके में, वो तो ट्रेवल कर रहा था ना, वो तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था बस, उसके साथ उसके बच्चे थे, बीवी थी, गोली मार के कत्ल कर दिया। उसके वालिद का स्टेटमेंट आया, और बड़ा तकलीफ दे स्टेटमेंट था। उसने कहा जी मेरा बच्चा आखिरी होना चाहिए, मेरे बच्चे के बाद जो है वो कोई और शहीद नहीं होना चाहिए वहां पे, या तो आप बताएं कि वो हमारा मुल्क है या नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक लगातार नाकामी है, वो लोगों को तहफ्फुज नहीं दे पा रहे, और दुनिया को कहते हैं इन्वेस्टमेंट लेकर पाकिस्तान में आ जाओ। जब तक आप चंद चीजें नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, ये 2 नंबरी जो सियासत के अंदर आप करते हैं, ये बंद करें। अदलिया आजाद, ये जो अदलिया को आपने कंट्रोल कर लिया 26 और 27वीं तरमीम के बाद, ये बंद करें। नंबर 3, आप मीडिया को आजाद करें, लोगों को आजादी इजहार राय होना चाहिए। नंबर 4, अमन और अमान मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में बहाल होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए हर चीज के अंदर, फिर जाके पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। जब तक आप पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत कायम नहीं करेंगे, जमहूरी इकदार नहीं लेकर आएंगे, पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी नहीं लेकर आएगा, उल्टा पाकिस्तान से लोग सरमाया लेकर बाहर जा रहे हैं। नाज़रीन, PIA जो है वो मुकम्मल तौर पे बिक गया, हैंड ओवर कर दिया गया नए मालिकों के, और जो नए मालिक हैं, अब ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी प्राइवेट एयरलाइन PIA, ये मुकम्मल तौर पे बिक गया। इसका नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बन गया है, और इसमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अनवार अली हैदर जो है, उन्हें इस कंसोर्शियम का चेयरमैन बनाया गया है। तो आप समझ गए कि किसने खरीदा है। यहां पे भी एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को लाके बिठा दिया गया। आप देखें ना, इतने बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, 3-4 ग्रुप हैं, उन सबके नाम आ रहे थे, उनमें से कोई इस काबिल नहीं है कि वो इसका चेयरमैन बने। चेयरमैन कौन बना? एक रिटायर्ड फौजी, क्योंकि फौजी फाउंडेशन इसके पीछे है, तो इसीलिए तो इतना सस्ता मिला, वरना ये कभी सस्ता मिलता भी ना।
ओने पोने इन्होंने बेचा पीएए को, यानी 55 अरब रुपया हुकूमत को मिलेगा। इससे बहुत महंगे तो जहाज है, बल्कि इतनी इसकी आधी कीमत का तो स्पेयर पार्ट पड़ा हुआ है, बेशुमार वहां पे जहाज हैं। और इसके जो रूट्स हैं आलमी सतह के ऊपर, जो इसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है पीएए की, वो कितनी बड़ी है। तो ये ओने पोने बेच दिया इन्होंने, बिल्कुल ऐसे बेचा जैसे इकबाल ने कहा था कि कौमें फरोख्तन वचर्जा फरोख्तन, कि पूरी कौम बेच दी और इतनी सस्ती बेच दी। तो इन्होंने कौम का पूरा एक इदारा बेच दिया और इतना सस्ता बेच दिया कि खरीदने वालों ने लाके उसके ऊपर एक रिटायर्ड जर्नैल भी अब बिठा दिया है। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तान के डीजी ISPR ने, सांस रोक देंगे। इंडिया को कहा था कि अगर तुमने हमारा पानी रोका हम तुम्हारा सांस रोक देंगे। स्टेटमेंट जरा सुन लीजिए आप। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। याद आ गया होगा आपको स्टेटमेंट। अब क्योंकि बार बार ये स्टेटमेंट याद दिलाया जाता है कि जनाब इंडिया ने पानी रोक लिया है। राणा सनाउल्लाह ने एक हफ्ता पहले बताया था कि इंडिया ने हमारा पानी रोक लिया है, वो जब दिल करेगा हमें बिल्कुल बंजर कर देगा, जब दिल करेगा हमें सैलाब के अंदर डुबो देगा। यानी जब पानी नहीं होगा तब पानी रोक लेगा, जब पानी बहुत ज्यादा होगा तब पानी छोड़ देगा, ताकि पाकिस्तान डूबे भी और बंजर भी हो। सेम टाइम में दोनों चीजें वो करेगा। यानी उस सीजन में जब फसलों को पानी चाहिए तब नहीं देगा, उस सीजन में जब फसलों को पानी नहीं चाहिए तब पानी देगा, जब सैलाब का पानी आएगा तब पानी देगा। तो इंडिया ये करेगा पाकिस्तान के साथ, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा। लेकिन तब से लेकर अब तक पाकिस्तान ने इंडिया से पानी छुड़वाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया। मैं नहीं कहता कि उनके साथ जंग करें, उनके साथ बात करें, इंडिया के साथ भी बात करें, अफगानिस्तान के साथ भी बात करें। बातचीत से ही मसले हल होते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप वहां जाके वो गिरा दें सारे। ये तो फौज की जबान होती है ना, वो बहुत तल्ख बातें बोल जाते हैं, जरा बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर जाते हैं। इंडिया की तरफ से भी होती हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी होती हैं, वो बातें अपनी जगह पे। लेकिन हुकूमत की एक जिम्मेदारी है कि वो इंडियन गवर्नमेंट को एंगेज करे, उनके साथ बात करे कि जी हमारा पानी आप ना रोकें, हमारा एक मुआहदा आपके साथ हुआ है और कुछ चीजें अगर तय करनी पड़ती हैं उनके साथ तय करें। पाकिस्तान के किसानों का बहुत नुकसान हो जाएगा। आपको आइडिया नहीं है, ये अरबों डॉलर का नुकसान आपको हर साल होगा जितना पानी इंडिया आपका रोकेगा। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को तो इसकी समझ ही नहीं है। अब जो बेचारे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, बेशक उनके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन वो इस बात को समझे कि आने वाली नस्लें उनको बुरा भला कहेंगी, क्योंकि वो अपना किरदार उस वक्त अदा नहीं कर रहे जिस वक्त इंडिया पानी के ऊपर रुकावटें बनाता चला जा रहा है। उसको एंगेज करें, उसके साथ बातचीत करें। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के खानदान की एक अलग तरह की वजह लगी हुई है। यह एक मेरे पास न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है। यह खबर आप सुनेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। हर सौदे के अंदर कहीं ना बड़े बड़े जो अमेरिका के मेन लोग हैं उनके बच्चे आ जाते हैं, या उनके फ्रंटमैन आ जाते हैं, या उनके अपने लोग आ जाते हैं। ये लगातार होता चला जा रहा है। ये पहले भी कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मौजूदा दौर में ना ये बहुत ज्यादा खबरें आई हैं अमेरिकी अखबारात में कि डोनाल्ड ट्रंप के बच्चे, दामाद, वो हर उस जगह पे कारोबार करते हैं जिस जगह पे अमेरिका मुलव्वस होता है। यानी वो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत से ये फायदा उठा रहे हैं कि अपने जाती कारोबार में बहुत ज्यादा इजाफा कर रहे हैं। इसको आप ऐसे देख लें। मिसाल के तौर पर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक और रिपोर्ट दी है। उनके मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने एक ऐसा मुआहदा करवाया है जिसमें अमेरिकी नवाज कंपनी काज रिसोर्सेज, ये कजाकिस्तान में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े टंगस्टन के जखायर हैं, उन पर काम करेगी। टंगस्टन जो है ना, वो ये एक धात है खास किस्म की, बड़ी जबरदस्त धात है, बहुत कारामद। तो जनाब इसके ऊपर वो काम करेंगे और यहां से वो ये धात निकालेंगे और ये $1.5 अरब से भी बड़ा एक मंसूबा, बहुत बड़ा मंसूबा है। अच्छा, तनाजा इस वक्त खड़ा हो गया जब ये पता चला कि मुआहदा फाइनल होने से ठीक थोड़ी देर पहले या बिल्कुल थोड़ा पहले मुआहदा हो रहा है। एक तरफ अमेरिका जैसे ही मुआहदे के करीब पहुंचता है, उससे बिल्कुल पहले क्या होता है कि सदर ट्रंप के बेटों डोनाल्ड जूनियर और एरिक और अमेरिकी वजीर तजारत के करीबी सरमायाकारों ने खामोशी से इस कंपनी में अपने शेयर्स खरीद लिए। समझ आ गई आपको बात की? बहरहाल अब तक